हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर ऑल डूइंग गुड। सभी को नमस्कार। ये वीडियो सीरीज का जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th का वीडियो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 8 है। पिछले पार्ट 7 तक में हम लोगों ने इस बुक का पहला चैप्टर को कंप्लीट किया है जो कि था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 1950 से 1990 तक क्या हुआ वो देखेंगे, जो कि सेकेंड चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर यूनिट 1 का है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसको थोड़ा सा देखते हैं। What have been learned in the previous videos of this particular series। ठीक है, मतलब कि पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कॉलोनियल पॉलिसीज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। अब कॉलोनियल पॉलिसी से रिलेशन है जो ब्रिटिश का क्या था, पॉलिसीज था हमारे भारत के इकोनॉमी से रिलेटेड। मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उससे रिलेटेड उनका पॉलिसीज, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें क्या क्या अलग पॉलिसीज रहा। ठीक है, उसके साथ उन्होंने क्या किया, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसको किस तरीके से इफ़ेक्ट किया, ये सारा चीज़। ठीक है, जो पॉलिसीज था। और दूसरा हम लोगों ने देखा क्रिटिकल कंडीशन, जो नाजुक कंडीशन था ऑफ द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और ये जो पॉलिसीज लिया गया जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ, और ज़्यादा तो साइड इफ़ेक्ट ही हुआ, जिसके कारण हर एस्पेक्ट, हर पहलू, ठीक है, हर क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का प्रभावित हुआ। या तो वो कृषि, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, या हम लोग बोले तो सर्विस सेक्टर। वैसे सर्विस सेक्टर का तो उस समय डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन हम लोगों का जो विदेशी व्यापार था वो ये प्रभावित हुआ। हमारा जो हैंडमेड इंडस्ट्री था, ठीक है ना, वो बर्बाद हुआ इसके कारण। तो ये सारा चीज़ हुआ। अब इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे कि पीछे क्या डिस्कस किए हैं, बस थोड़ा सा व्यू दे रहे हैं हम आप लोगों को। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो निवेदन है आपसे कि पिछला वीडियो पहले देखें। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पिछला वीडियो पहले देखें फिर इस वीडियो पे आए, ठीक है, तब अच्छे से सारा चीज़ क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब जैसा कि हम पहले भी बोले हैं कि यूनिट 1 में 2 चैप्टर है। ये बुक 4 यूनिट में बटा हुआ है, जिसके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं जो कि हमारा है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, 1 सेकेंड। हाँ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हो चुका है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1919 जो कि सेकेंड चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो इस चैप्टर में देखना क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या लिखा हुआ है, इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, वही ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश शासन से, ऑन 15 अगस्त 1947 एंड बिकेम फ्री टू टेक देयर ऑन डिसीजन। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है, और आज़ादी का मतलब ये कि यहाँ के जो लोग हैं इस देश के लिए जो भी नीति निर्माण है वो करेंगे, जो भी उन्हें अच्छा लगता है पॉलिसीज उसको बनाएंगे इस देश को सुधारने के लिए। इस देश के जर्जर कंडीशंस, जो हालात है बिगड़े हुए, उनको सुधारने के लिए अब इनके पास पावर है कि ये अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, और कोई भी बाहरी ताकत इनको डायरेक्टली तो इफ़ेक्ट नहीं कर सकती है या बोल सकती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने इंडिपेंडेंस पा लिया था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब इंडियंस होंगे, इंडियंस गवर्नमेंट होगी जो कि अपने लिए डिसीजन लेंगी, यानी कि भारत के लिए डिसीजन लेंगी। अब भारत के आज़ादी के बाद जैसे ही आज़ादी मिला उस समय क्या मेन क्वेश्चन था,
या मेन प्रॉब्लम था। तो मेन प्रॉब्लम देख लिए कि क्या था, इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सारे चीज़ों से इंटरलिंक्ड होते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं, संबंध रखते हैं। फिर आपका सोशल कंडीशन से, यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो आपके सोशल कंडीशन में भी डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। नेशन के डेवलपमेंट में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मेन ज़रूरत था अपने इकोनॉमी को रिवाइव करना, अपने अर्थव्यवस्था को सुधारना। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए सबसे पहला सवाल ये था, द मेन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द इंडिपेंडेंट। अब इंडिया यहाँ पे छूट गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इंडिया छूट गया है तो हम लोग कर लेंगे, इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया होगा। द मेन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डैट व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब कि स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये था कि इंडिया का कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया फॉलो करेगा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को यूज करेगा, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा होगा इसके लिए। तो अब जैसा कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो चाहते थे कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सोशियलिस्ट हो। क्या हो, इकोनॉमिक सिस्टम जो है सोशियलिस्ट हो। मतलब ये कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में जो गवर्नमेंट है वो भी हिस्सेदारी लेगी, वो भी डिसीजंस लेगी, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी डिसीजंस लेगी, ठीक है। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे। लेकिन ये सारे को छोड़ के सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम है ही क्या, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है देखते हैं। द कंट्रोलर एंड विच मेथड्स दे यूज्ड फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ ही इकोनॉमिक सिस्टम के पार्ट होते हैं, और ये दोनों चीज़ को ही मिला के हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यदि एक वीडियो हमने बनाया था कि व्हाट इज इकोनॉमी, उसमें हम लोग देखे थे कि रिसोर्स को मैनेज करने का हर वो तरीका, और रिसोर्स जो मैनेज करते हैं उसमें जो भी मैकेनिज्म होता है वो सारा इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। वो सारा इकोनॉमिक्स होता है, वो सारे एक्शंस, वो सारे थिंकिंग्स, ऑल द थिंग्स इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। वो यदि देखना है तो अच्छा वीडियो है समझने के लिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो वो देख सकते हैं। तो जो कंट्रोलर होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस के, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब कि हर वैसा हर वैसा चीज़ जो कि आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, आपको ही नहीं समाज को भी फ़ायदा पहुंचाने में काम आ रहा है। जैसे कि कोयला, आपका जो पूरा क्या है जंगल का रिसोर्सेस है वो, उसमें जितने भी चीज़ सारी, वो आपका ज़मीन भी रिसोर्सेस है, आपके जो मैन पावर है वो रिसोर्सेस है, ठीक है। आपका जितने भी खनिज है वो रिसोर्सेज है। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा और किस तरीके से उसका कंट्रोल होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। अब इस इकोनॉमिक सिस्टम में 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि कैसा भी इकोनॉमिक सिस्टम हो, कैसे भी कंट्रोलर हो। अब एक चीज़ पहले बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे कंट्रोलर 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 टाइप ऑफ कंट्रोलर होते हैं इकोनॉमी के। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी मतलब कौन कंट्रोल करेगा उस अर्थव्यवस्था को। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स है, सरकार नहीं, इंडिविजुअल्स, हम आप जैसे लोग जिनके पास कैपेबिलिटी है टू इफेक्ट द मार्केट, टू कंट्रोल द मार्केट, और इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं और बिजनेस बेसिकली वो कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट। जैसे कि अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री है, और वहाँ के इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सरकार का या तो नहीं होता है हाथ, या होता भी है तो बहुत थोड़े लेवल पे होता है। हालांकि अब वो भी पूरे एकदम प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं रह चुका है, कुछ कुछ जगह सरकार वहाँ पे हस्तक्षेप करती है, लेकिन वो अलग बात है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये हुआ। सोशलिस्ट इकोनॉमी ये हुआ जिसमें कि सरकार ही सारे इकोनॉमिक डिसीजंस को लेंगी, मतलब वही होती है माई बाप इकोनॉमिक्स के, ठीक है, इकोनॉमिक्स डिसीजन के। वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करेगी, वो सारा चीज़ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड खुद करेगी। दैट इज़ द सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। एंड लास्ट में आता है, क्योंकि आगे भी देखेंगे हम लोगों का यही है, मिक्स्ड, जिसमें कि सरकार भी हिस्सेदारी लेती है और कैपिटलिस्ट यानी कि इंडिविजुअल्स को भी कहीं कहीं पे ये दिया रहता है अधिकार कि आप भी हिस्सेदारी
लोग। ठीक है, तो ये रहा 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें कि सरकारें, आम आदमी, ठीक है, जो कैपेबल है, एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें दोनों भाग लेती है। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोगों ने देख लिया था, क्या नहीं देखा था। हाँ, तो यहाँ पे जैसे कि देखा कि 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम कोई भी हो, उस इकोनॉमिक सिस्टम का कंट्रोलर कोई भी हो, या इकोनॉमिक सिस्टम सोशियलिस्ट हो, या इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड हो, या इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट हो, ये तीनों को 3 सवाल के जवाब ढूंढने में 3 सवाल के जवाब को देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये 3 सवाल क्या है, इन 3 सवाल से हमेशा, या 3 प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, इससे डील तीनों को ही करना पड़ता है, भले उनका मेथड्स अलग अलग होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, मतलब कि किस तरीके का सामान और सेवाएं हम लोग देश में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, और कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये तीनों क्वेश्चन आएगा ही और इसके साथ डील करना पड़ेगा। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा। एंड हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, और किस तरीके से इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, किस तरीके का सामान और जो सेवाएं है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये 2 तरीके से है, या तो वैसे सामान और सेवाओं का उत्पादन होगा जो कि देशवासियों को ज़रूरत है। ठीक है, उस तरीके का, लाइक द फ्री लो कॉस्ट हाउसिंग, जो कि भारत का उस समय ज़रूरी था, लेकिन क्या एफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे उस समय ये। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है, और एक होता है क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, 2 है, एक तो ज़रूरतें और क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन करेगा। तो बेसिकली देखा गया है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वो ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करता है जो डिमांड में होते हैं, नेसेसिटी नहीं, जो डिमांड में होते हैं, जिस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। अब जैसे कि कुछ अमीर सेक्शन है जो कि कार को खरीदेंगे तो वो कार का प्रोडक्शन करेगा, न कि वहाँ पे कुछ सेक्शन भुखमरी का शिकार हो रहा है तो वो खाना का प्रोडक्शन करेगा। उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, सामाजिक डेवलपमेंट या सामाजिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। वहीं दूसरे तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी जब आएगा तो वो ऐसे चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा जो कि समाज के लोगों के लिए, समाज के जो कमज़ोर वर्ग है उनके उस लोगों के लिए वो चीज़ ज़रूरी है, तो वैसे लोगों का, वैसे चीज़ों का वो प्रोडक्शन करेगा। जैसे कि फूड हुआ, फूड का प्रोडक्शन करेगा, फूड का प्रोडक्शन करेगा, वो लो कॉस्ट फूड प्रोवाइड करवाएगा उसको। उसके बाद शेल्टर प्रोवाइड करवाएगा, मेडिकल फैसिलिटी जो है, जो सर्विस के अंडर में आता है उस पर सब्सिडीज़ देगा या उसको फ्री करेगा, तो ये सब सोशलिस्ट है। मिक्स्ड जो इकोनॉमी होता है, दोनों अपना अलग अलग तरीके से, कुछ सेक्टर जहाँ वेलफेयर का पॉइंट होता है वहाँ पे सरकार खुद करती है, काम करती है, जहाँ पे सिर्फ मार्केट फोर्सेस का काम चलता है वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम करते हैं। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, किस तरीके से गुड्स और सर्विस का प्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब यानी कि इसमें मैन पावर को ज़्यादा यूज किया जाएगा या मशीनरीज को, यानी कि मशीन्स को ज़्यादा यूज किया जाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन था हम लोगों का। ठीक है, यदि मशीन्स को यूज किया जाता है तो जिस देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये है रेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि मशीन्स जो है उस समय का बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को खा जाती थी। ठीक है, बर्बाद कर देती थी। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपल, और किस तरीके से जो गुड्स और सर्विसेज हम लोग बनाए हैं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब कि आज हम लोग देखते हैं कि जो कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे कि सब्सिडीज मिलता है कुछ लोगों को राशन पे और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ लोगों को घर का अपना
कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड होता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है, कुछ लोगों को नहीं देना पड़ता है। तो ये देखते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने रिसोर्सेज को अमॉन्ग द पीपल्स, और उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू एंड एंड थैंक यू। ये वीडियो समाप्त होता है और इसमें हम लोगों ने बात किया फर्स्ट चैप्टर के कुछ पार्ट को, कुछ टॉपिक को, लेकिन अभी ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ नहीं है, ये आगे भी चलेगा। पार्ट 8 का ये ए है, अभी और भी पार्ट 8 का जो वीडियोज है वो आएगा, BCD ऐसे करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं।